इलाहाबाद की सुबहों में एक अजीब सी शांति बसी रहती थी। गंगा और यमुना के शहर में पुराने मकानों की छतों पर धूप धीरे धीरे उतरती थी। गलियों में चाय की भाप उठती थी और विश्वविद्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर किताबें दबाए छात्र दिखाई देते थे। इसी शहर में रहता था चंदर, एक शांत, गंभीर और अत्यंत मेधावी युवक। वह विश्वविद्यालय में शोध कर रहा था। किताबें उसका संसार थीं, विचार उसका सहारा थे और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी। चंदर का सबसे बड़ा सौभाग्य था कि वह प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर शुक्ला का प्रिय शिष्य था। प्रोफेसर शुक्ला उसे केवल विद्यार्थी नहीं मानते थे, वे उस पर पुत्र जैसा विश्वास करते थे। इसी विश्वास के कारण चंदर का उनके घर आना जाना इतना स्वाभाविक हो गया था कि वह घर का सदस्य सा लगने लगा था। प्रोफेसर शुक्ला के घर में एक और संसार था, हल्का उजला हंसी से भरा हुआ। उस संसार का नाम था सुधा। सुधा किसी कविता की तरह थी, निश्चिंत, चंचल और जीवन से भरपूर। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, आंखों में उत्सुकता चमकती और बातों में मिठास होती। वह चंदर को देखते ही कभी शिकायत कर देती, आज इतने देर से आए, तो कभी हंसते हुए कह देती, आपको अपनी किताबों से फुर्सत मिले तब ना। चंदर मुस्कुरा देता। वह शायद ही कभी खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता, पर सुधा की आवाज सुनते ही उसके भीतर की कठोरता पिघल जाती। दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी। वे साथ चाय पीते, किताबों पर बहस करते, छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते और कुछ ही देर में फिर वैसे ही बात करने लगते जैसे कुछ हुआ ही न था। घर के लोगों को यह सब बहुत स्वाभाविक लगता था। किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि इन बातों के पीछे कोई गहरी भावना भी हो सकती है। स्वयं चंद्र और सुधा ने भी अपने रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दिया था। वे बस एक दूसरे की आदत बन चुके थे। एक दिन चंद्र विश्वविद्यालय के काम में इतना उलझ गया कि कई दिनों तक प्रोफेसर शुक्ला के घर नहीं जा सका। जब वह पहुंचा तो सुधा ने नाराज होकर पूछा, अब आपको हमारी याद भी आती है या नहीं? उसकी आवाज में शिकायत थी, पर उस शिकायत के पीछे छिपी प्रतीक्षा को चंदर ने पहली बार गहराई से महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी अनुपस्थिति ने केवल एक मित्र को नहीं, पूरे घर को उदास कर दिया था। उस शाम जब वह लौट रहा था, उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुधा की हंसी उसके दिन का हिस्सा बन चुकी है। पर अगले ही क्षण उसने अपने मन को डांट दिया, यह क्या सोचने लगा हूं? मैं यहाँ एक विद्यार्थी हूँ और प्रोफेसर साहब मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। यही चंद्र की सबसे बड़ी विशेषता थी, वह अपने मन से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व देता था। प्रोफेसर शुक्ला अक्सर उससे अपने निजी विषयों पर भी चर्चा करते थे। वे कहते, चंदर, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। यह वाक्य चंदर के लिए सम्मान भी था और बोझ भी। हर बार जब वह सुधा के साथ सहज होकर हंसता, उसके भीतर कहीं यह आवाज उठती, क्या मैं इस विश्वास के योग्य हूँ? सुधा इन जटिलताओं से अनजान थी। उसके लिए चंद्र जीवन का सबसे निकट व्यक्ति था। वह उसके खाने की चिंता करती, उसकी थकान पहचान लेती और उसकी उदासी पढ़ लेती। कभी वह उसकी किताबें समेट देती, कभी जबरदस्ती चाय पिला देती। ये छोटे छोटे काम साधारण लगते थे, पर उनमें ऐसा स्नेह था जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उसी घर में रहती थी बिनती, सुधा की रिश्तेदार। वह शांत, संकोची और सरल स्वभाव की लड़की थी। वह अधिक बोलती नहीं थी, पर सबको ध्यान से देखती रहती थी। उसे देखकर लगता था जैसे वह घर की हलचल से अलग किसी कोने में चुपचाप बैठी हुई नदी हो। अभी तक कहानी में उसका महत्व कम दिखाई देता था, पर उसकी उपस्थिति भविष्य की घटनाओं का मौन संकेत थी। दिन बीतते गए और चंदर अपने शोध में लगा रहा, पर अब उसे महसूस होने लगा था कि उसकी सबसे सुखद घड़ी वह होती है जब वह प्रोफेसर शुक्ला के घर पहुंचता है और सुधा की आवाज सुनाई देती है। दूसरी ओर सुधा भी उसके आने जाने के समय पर ध्यान रखने लगी थी। यदि वह देर कर देता तो वह खिड़की की ओर बार बार देखती। एक शाम बारिश हो रही थी, आंगन में पानी की बूंदें गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सुगंध फैली हुई थी। सुधा बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। चंदर पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर सुधा ने धीमे से कहा, बारिश में सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना? चंदर ने उसकी ओर देखा। उस क्षण उसे लगा कि यह दृश्य कहीं रुक जाए, पर उसने केवल इतना कहा, हाँ, बहुत अच्छा। उस छोटे से संवाद में
जो अनकहा था वही उनके संबंध की सच्चाई थी। रात को अपने कमरे में लौटकर चंदर देर तक जागता रहा। उसने पहली बार अपने मन से प्रश्न किया, क्या यह प्रेम है? पर उसने तुरंत उत्तर देने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि यदि उसने इस भावना को स्वीकार कर लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। प्रोफेसर शुक्ला का विश्वास, घर का सहज वातावरण, सुधा की निश्चलता और उसका अपना आदर्शवादी व्यक्तित्व, इसलिए उसने अपने मन पर पर्दा डाल दिया। लेकिन भावनाएं दबाने से समाप्त नहीं होती, वे भीतर और गहरी उतर जाती हैं। धीरे धीरे पाठक को स्पष्ट होने लगता है कि चंदर और सुधा का रिश्ता साधारण मित्रता से कहीं आगे बढ़ चुका है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, फिर भी दोनों उस सत्य को स्वीकार करने से डरते हैं। एक ओर प्रेम है, दूसरी ओर कर्तव्य, एक ओर हृदय है, दूसरी ओर सामाजिक मर्यादा। और इसी अदृश्य संघर्ष के साथ गुनाहों का देवता की वास्तविक कहानी शुरू होती है। आने वाले दिनों में यही प्रेम, यह विश्वास और यही मौन उनके जीवन को ऐसी दिशा देगा जहां त्याग, पीड़ा और आत्मसंघर्ष की अग्नि उन्हें भीतर तक बदल देगी। अभी इलाहाबाद की गलियों में सब कुछ शांत दिखाई देता है, पर इस शांति के नीचे भावनाओं का तूफान जन्म ले चुका है। वही तूफान आगे चलकर इस उपन्यास को हिंदी साहित्य की सबसे मार्मिक प्रेम कथा में परिवर्तित कर देगा।